हम अब बुक कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर के सारे चैप्टर्स। लेसन 1 से शुरू करते हैं। ये वेल्थ ऑफ नेशन को बताता है, जिसके अंदर में एडम स्मिथ ने बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिक काम करती है। ये ग्रीक वर्ड ओइकोस से लिया गया है, जिसका मतलब हाउस होता है। निमीस लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, तो मीन्स हाउस होल्ड चीज़ों को मैनेज करना, ये बताया गया है। आइडिया क्या है इसमें, ये स्टडी होती है किस तरीके से इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ एक साथ होके इस कार्सिटी की सिचुएशन में अनलिमिटेड वांट्स को अपनी कैसे फुलफिल करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो डेफिनेशन मार्शल ने क्या कहा था, ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, जो बताता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या चल रहा है। बट मॉडर्न व्यू की बात करते हुए बताता है कि चॉइसेस क्या है, स्कार्सिटी होने के बावजूद हम किस तरीके से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करते हैं। नेचर, नेचर में फर्स्ट आता है ये सोशल नेचर होता है, क्योंकि ये डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ में। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, एक्सप्लेन करता है क्या है ये फैक्ट, कैसा है, उस फैक्ट का कॉजेस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। और ये नॉमरेटिव इकोनॉमिक होता है, ये एक्सप्लेन करता है क्या होना चाहिए, है ना। मीन्स ये वैल्यू ऑफ जजमेंट ऐड करता है, जो ये बताता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को अलग वे में देख सकते हैं। ये डायनेमिक होता है, इवॉल्विंग होता है, क्योंकि अडेप्ट करता है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती है उसको वो अडेप्ट करता है, और इंस्टीट्यूशंस में अडेप्ट करने के बाद में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके आता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक की गुडविल अच्छी हो सके। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक फर्स्ट आता है कंजम्पशन, ये बताता है कि किस तरीके से हाउस होल्ड डिसाइड करते हैं कि क्या बाय करना है, उनको क्या कंज्यूम करना है। प्रोडक्शन, ये फर्म्स होती है डिसाइड करती है कि क्या और कैसे प्रोड्यूस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन की हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, हम जानते हैं कि किस तरीके से लैंड, है ना, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, इनमें किस तरीके से वेल्थ को बांटा जाए, पैसे बांटे जाए। इनकी फॉर्म क्या है, लैंड को रेंट मिलता है ना, एंड लेबर को वेजेस मिलते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। यस, ठीक है। इन सब के समअप को, यानी रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की, किसको कितना जाएगा पोर्शन का, है ना। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज, ये बताता है कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज मूव होंगी एक कंट्री के अंदर मार्केट में। और वेलफेयर, क्योंकि ये रिसोर्सेज को अलोकेट करता है, तो ये इफेक्ट बताता है वेलबींग के लिए। डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है, हाउस होल्ड की, फर्म की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइजेस, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करता है कि वो कौन सी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, या फिर मोनोपोली मार्केट है ना। नेक्स्ट उसके बाद में, या फिर वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट की फॉर्म के बारे में डिस्कस करता है। ये बताता है एफिशिएंसी, बताता है रिसोर्सेज की कि कैसे एलोकेट होनी चाहिए, एलोकेशंस बताता है, ये सारी के सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से बताता है होल इकोनॉमिक एज अ होल। होल मीन्स एग्रीगेट, यू हैव टू यूज द वर्ड एग्रीगेट, है ना। इसका मतलब होता है पूरे पीपल जितने भी एक कंट्री के अंदर में रह रहे हैं, उन सब की इनकम, ठीक है, उन सबकी इनकम के ऐड को विद इन अ ईयर जितना हुआ है उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बताता है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, इसका एम होता है ग्रोथ कैसी है इकोनॉमिक की, स्टेबिलिटी के साथ में इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज कौन से हैं। पहला इशू तो हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, जो कंसर्न है जॉब करने के लिए और उसको जॉब मिल जाती है, वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो काम करने चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं होता है ओवरऑल प्रोडक्शन में, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस लगातार बढ़ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्फ्लेशन कहलाता है। ये रिड्यूस करता है परचेजिंग पावर को, है ना, और क्रिएट करता है इनइक्वलिटीज बेनिफिट्स को। किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और किसी को बहुत कम बेनिफिट, किसी को बहुत ज़्यादा लॉस ही होता है। जैसे परचेजिंग पावर का मतलब जानते हो ना, कि जैसे लेट सपोज पहले 10 रुपए में लेट सपोज 5 टॉफीज आ जाती थी, ठीक है, अब 10 रुपीज में सिर्फ 2 आ रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो 3 का जो गैप आया है, वही क्या है, परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन का ही अपोजिट होता है डिफ्लेशन, मीन्स जब प्राइसेस गिर जाते हैं लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बिजनेस साइकिल क्या होता है, हम आपने ये कभी इसको ऐसे गौर किया होगा ना, तो कभी अगर ध्यान दिया हो तो आपको, सॉरी ये नीचे से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स ये जितने होते हैं इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये बूम पीरियड होता है, ठीक है, ये स्लो डाउन पीरियड होता है, ठीक है, जिसे रिसेशन बोलते हैं। ठीक, और जब ये ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इसे रिकवरी बोलते हैं। ठीक, और मैनेज करना इस पूरे साइकिल को बिजनेस साइकिल कहलाता है। स्टैगफ्लेशन किसे बोलते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा होता है।
ये डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना, बिकॉज फिक्स नहीं कर पाते एक इशू को। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है होती है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका होता है कि जो इनइक्वालिटीज़ होती है बिटवीन द पीपल, उसको स्टेबल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऐसा इंडिया में देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट 3.9 के अराउंड में इन्फ्लेशन रेट इंडिया में बढ़ा है, जो कि ऑन एन एवरेज 2 to 2.7 के अराउंड होता था। और ये स्टैगफ्लेशन ही है, जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ ये लॉन्ग टर्म इंक्रीज कितना हुआ है इकोनॉमिक में, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, इनकम कितनी है, ये बताता है कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ा है कि नहीं है। बट ये सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए, है ना। सस्टेनेबल मीन्स कि आज है, थ्रू आउट द ईयर वैसा हुआ, ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए हुआ और रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड 10 मंथ के लिए स्टैंडर्ड उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो गया, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम बीओपी बोलते हैं, जिसमें ट्रैक किया जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, ठीक है। और एक्सचेंज रेट उसे कहते हैं जब हम करेंसी को एक्सचेंज के लिए, जैसे हमने एक्सपोर्ट किया है ना, अब हमारे करेंसी का प्राइस लेट सपोज इस टाइम पे 80 है, ठीक है, तो हमने क्वांटिटी सेल की 100 करोड़ में, है ना। तो बट अब यही है, मान लो यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ गया और हमें 95 रुपीज़ के लिए हो रहा है, तो मीन्स हम एक्सपोर्ट हमारा वीकर हो रहा है ना, इम्पोर्ट हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। स्टॉक एंड फ्लो क्या रेफर करता है? स्टॉक बताता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ये एग्जिस्ट करता है क्या, कैसा है, जैसे वेल्थ, कैपिटल, मनी, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर पाते। बट फ्लो क्या बोलता है? ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा हुआ है, ये शो करता है मोमेंट क्यों हुई है, कैसे चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है या बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस है। तो गो थ्रू कर लेते हैं डिफरेंसेस के। स्टॉक बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, वहीं पे फ्लो बताता है पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, एक स्नैपशॉट जैसे हम फोटो ले लेते हैं वो रखा रहता है ना। बट सेम ऐसे ही फ्लो क्या होता है, ये डायनेमिक होता है ना। जैसे आप एक वीडियो बनाओ, वीडियो में आपको पूरी मोमेंट दिखाई देती है, चेंजेस दिखाई देते हैं, इट मीन्स कि ये डायनेमिक होता है ना। और देन स्टॉक में जैसे वेल्थ हो गया, कैपिटल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, मनी सप्लाई हो गया। वहीं पे फ्लो में बताया जाता है इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, प्रोडक्शन कैसा है, इन्वेस्टमेंट क्या चल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है फ्लो में, ठीक है। स्टॉक बताता है हाउ मच एट दिस मोमेंट, है ना, इस टाइम पे क्या है, ये इसके बारे में बताता है, ठीक। और फ्लो बताता है कि ड्यूरिंग द, यानी उस पूरे टाइम पीरियड में क्या हुआ। तो मीन्स ये रीजन एक तरह से डिफाइन करता है ना। और ये क्या, ये रिजल्ट बताता है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स जितने भी होते हैं वो फ्लो के थ्रू में बिल्ड किए जाते हैं, तो डिपेंड होते हैं। जितने फ्लोज होते हैं वो ऐड कर सकते हैं या रिड्यूस करते हैं स्टॉक को। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है, ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी बायर्स जितना चाहते हैं उतना वो बाय कर लेते हैं और सेलर्स उतना बेच देता है। तो यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं होती, मीन्स डिमांड ज़्यादा नहीं होती है, ना तो सप्लाई ज़्यादा होती है। मीन्स अगर इसके सर्कमफेरेंसेस को हम ऐसे कर्व से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये डी कर्व हो गया हमारा और ये हमारा एस एस कर्व हो गया जो 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो जितनी डिमांड, यानी इस प्राइस पे जितनी डिमांड की गई उतनी क्वांटिटी सप्लाई कर दी गई, तो इसे बोला जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स फॉरवर्ड, देखो नाम से पता चल रहा है डिसइक्विलिब्रियम मींस जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। लेट्स डिमांड इतनी है, ठीक है, सप्लाई इतनी होनी चाहिए, ये ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। बट ऐसा देखा गया कि डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई है, अब D1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो D1 के बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये देखो तो आपका प्राइस भी चेंज हो गया है ना। तो इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी इस पॉइंट पर ये शॉर्टेज दिखाता है, ठीक है। ये बताता है कि जब, ये बता दिया ना, ग्रेटर दैन डिमांड, जब प्राइसेस ज़्यादा हो या फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाए। अदर फॉर्म्स में क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो या इम्बैलेंस हो जाए इकोनॉमिक में, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन रेट बढ़ जाए। नेक्स्ट अब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जो एनालिसिस ये बताता है कि ये इकोनॉमिक में इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है ना। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो फर्स्ट आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये स्टडी करता है कि सिंगल मार्केट में क्या चल रहा है बिना किसी और को चेंज किए। सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सारी चीज़ों को क्या देखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ये फोकस करता है डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से या फिर एक फैक्टर की वजह से, है ना। अगर हम लेके चल रहे हैं कि मार्केट में पेन का प्राइस बढ़ गया है ना, तो प्राइस सिर्फ पेन की बात की जाएगी, ना कि इसके सब्स्टिट्यूट्स जितने हैं उनकी बात की जाएगी। मीन्स हम पेंसिल की बात नहीं कर सकते इसके अंदर में, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ के बारे में बात की जाएगी, बाकी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो जाएगी। अज्यूम हम ये करके चलते हैं कि कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, मीन्स कोई मार्केट में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पेन का दिया, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया है, हम प्राइस ऑफ वीट बताते हैं बिना ये कंसिडर किए कि राइस और कॉर्न की मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या बताता है, ये बताता है कि कैसे डिफरेंट मार्केट्स इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से, कि किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए
एक के साथ मतलब एक इफेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ को देखते हुए। मीन्स ये इंटायर इकोनॉमी की बात करता है, ये सारे मार्केट को कंसीडर करता है बिना उनको इग्नोर किए। ये अज्यूम करके चलता है कि सारी मार्केट कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो फैक्टर मार्केट हो। जैसे एग्जांपल में अभी प्रीवियस में हमने लिया था कि वीट का प्राइजेस हम ले रहे थे, उसमें हमने कंसीडर नहीं किया था ना कि राइस के प्राइजेस क्या होंगे कॉर्न के, बट इसमें हम कंसीडर करते हैं कि कॉर्न के क्या होंगे, लेबर क्या होगा, कैपिटल मार्केट कैसी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे शॉर्ट नोट देखने को मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट आता है स्टैटिक एनालिसिस। किसे बोलते हैं? स्टैटिक का मतलब होता है स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये स्नैपशॉट को बताता है, एक पर्टिकुलर जिसमें मोमेंट ही नहीं होती, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्रोजन मोमेंट को बताता है ना, जस्ट लाइक लास्ट रिजल्ट के बारे में बताता है, वी हैव डिस्कस अर्लियर। इंपॉर्टेंस क्या है? ये समझना इजी होता है, अप्लाई करना इजी होता है, ये डायनामिक एनालिसिस पे बेस्ड होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है कंसेप्ट्स को समझने में कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो कैसा है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। ये डिफरेंट थ्योरीज में यूज़ किया जाता है, जैसे केन्जियन ने इकोनॉमिक थ्योरी में किया था, बट उन्होंने शॉर्ट रन फोकस के लिए किया था। नेक्स्ट आता है डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है कि चेंजेस बताना अलग अलग टाइम पे, कि इंप्लॉयमेंट कैसा रहा है, प्राइजेस क्या रहे हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज के, इनकम क्या रही है उस चीज़ से जनरेट होके, मीन्स अदर पीरियड ऑफ टाइम को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में फर्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, फोरकास्टिंग करने में, प्लानिंग करने में हेल्प करता है कि अभी जैसे 2 पॉइंट मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेट 7 इन्फ्लेशन चल रहा था, है ना, तो अब इसको ऐसा फॉर कंसिडर किया जा सकता है कि ठीक है अब ये इंक्रीज ही होगा, 3 पॉइंट समथिंग बढ़ सकता है, तो ये क्या है, प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग लैक्स एंड एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, पॉलिसीज इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, इसी के अकॉर्डिंग ही एनालाइज किया जाता है कि बिजनेस साइकिल कैसा होगा, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी लाई जाएंगी, फिजिकल पॉलिसीज कैसी लाई जाएंगी, ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। नाम से पता चल रहा है कि कंपेयर करना, ये बताता है चेंज इन इक्विलिब्रियम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। ठीक है, मतलब दो चीज़ एक या एक से ज़्यादा के चेंज होने की वजह से, बट अदर कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, जैसे हम फैब्रिक मार्केट की बात कर रहे हैं, है ना, तो फैब्रिक मार्केट की ही बात करेंगे हम, उसमें पेट्रोल की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बताता है बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा है, एडजस्टमेंट के प्रोसेस को ये शो करता है कि बैलेंस पॉइंट पे क्या हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिसी मेकर की ये हेल्प करता है, इम्पैक्ट करता है, चेंजेस क्या हुए हैं लाइक टैक्सेस पॉलिसीज बनाने में, क्लियर कंपैरिजन बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंजेस बताता है, एंड पॉलिसी इवेल्युएशंस को बताता है ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।